हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हम अभी तक जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं बेटे हमने अभी तक हमने पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स और उसके बाद पढ़ा हमने यूनिट एंड डायमेंशन। अभी तक जो भी चैप्टर्स हुए हैं बेटे, वो सारे के सारे चैप्टर्स कोई एक सिंगल चैप्टर के तौर पर कहने से अच्छा है कि आप इसे ये कहें कि दे आर द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें आपको पूरे 2 साल यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, आपको हर कदम पर इनका हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो आगे चल कर के आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यूनिट एंड डायमेंशन वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई एक नया क्वांटिटी पढ़ोगे आपको उसका यूनिट बताना पड़ेगा, आपको उसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। और बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो वहाँ पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं दे आर द बेसिस, दे आर द फाउंडेशन, दे आर द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये पूरे 2 साल के लिए है। एक चैप्टर कोई है उसे आप छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो, बट इन चैप्टर्स को छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। अभी आप इन चैप्टर्स पर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको आगे की चीज़ें उतनी ईजी नज़र आएगी, आसान महसूस होगा। लेकिन अगर आपने इन्हें छोड़ा तो आगे के चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो मेरी एडवाइस हमेशा याद रखें कि इन चैप्टर्स को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें, उनको जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और इनको मेमोराइज, जो भी चीज़ें मेमोराइजेबल है, जो मेमोरी में रख सकते हो, उनको आप रखो, बार बार रिवाइज करो, है ना। हमेशा नोटबुक के ऊपर फ्रंट पेज पर इन सब चीज़ों को रखो ताकि आपकी नज़रों से ये गुजरता रहे। हैं आप जहाँ पर भी पढ़ते हो आपके जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर चिपका के रखो, उसके सामने चिपका के रखो, जहाँ सोते हो वहाँ पर चिपका के रखो। ये सारी चीज़ें अक्सर याद रहनी चाहिए। कभी भी कोई भी नींद से भी उठा करके आपसे पूछे तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, आप इसे बता सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ऐसा ही एक चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही एक चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी, है ना, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसकी आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है। यानी ये चैप्टर भी आपके थ्रू आउट 2 ईयर्स यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम है बेटा वेक्टर। ठीक है, तो याद करो मैंने इसे बेसिक मैथमेटिक्स में भी रखा था, वेक्टर्स। ओके, इसे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में भी रखा था क्योंकि ये बेसिक ही है, इसके बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ओके, तो बेटे याद करो जब हम इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, वहाँ पर हमने पढ़ा था बेटा फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने क्या कहा था बेटा, जो कुछ भी चीज़ें आप मेज़र कर सकते हो उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को बेटा आप 2 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, एक है बेटा स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ओके, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बड़े मज़े से आप सुनो बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। प्लस इसको आगे जब आप अप्लाई करोगे तो भी आपकी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो बेटा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से समझना। अब देखो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। याद करो बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने आपको सिखाया था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वहाँ पर 2 चीज़ें होता है, एन और यू। एन क्या था बेटा, उसका नंबर था, यू क्या था, मैग्नीट्यूड, यूनिट था। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये मैग्नीट्यूड। आ रही बात समझ में? ये वाला पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट
सॉरी एन वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनके बिना तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एन के बिना नंबर्स नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ तो नंबर होंगे तभी तो वो क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। इसके बिना तो नंबर नहीं हो सकता। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो उसके पास मैग्नीट्यूड होता ही होता है, ठीक। अब देखो तो डिफरेंस कैसे करें भाई, क्वांटिटी को डिफरेंस कैसे करें? मैग्नीट्यूड तो कॉमन चीज़ हो गया। तो एक डिफरेंशिएबल चीज़ होती है स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। एक बहुत ही डिफरेंशिएबल पॉइंट है, वो क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई एक बीकर है या एक कंटेनर है, उसमें हमने क्या किया, 2 लीटर दूध डाला, मिल्क है ना, 2 लीटर दूध डाला। अब उसमें हमने क्या किया बेटा, 3 लीटर और दूध डाल दिया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस बीकर में टोटल दूध कितना है, टोटल मिल्क कितना है, तो कोई भी बच्चे से बच्चा भी आसानी से आंसर कर देगा कि ये जो है 3 + 2 5 लीटर हो गया, 3 + 2 5 लीटर हो गया। आ रही बात समझ में? तो आपने क्या किया बेटा, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया, आपको पता चल गया कि टोटल इसमें मिल्क कितना है। व्हाट इज लीटर? तो बेसिकली वॉल्यूम है। क्या चीज़ है बेटा? लीटर, वॉल्यूम है। तो हम वॉल्यूम को क्या किया हमने, देखो डायरेक्टली ऐड कर दिया, ठीक है। अब वापस से आपके पास 5 लीटर मिल्क है बेटे। 5 लीटर मिल्क में से अगर कोई कहता है कि 1 लीटर मिल्क हमने बाहर कर लिया, 1 लीटर मिल्क हमने बाहर निकाल लिया, तो अब अगर कोई आपसे पूछा कि कितना मिल्क अब कंटेनर में है, हाउ मच मिल्क इज रिमेनिंग इन द कंटेनर, तो आप आसानी से बोल सकते हो बेटा 5 थे, 1 हमने माइनस किया तो बचे कितने बेटे, 4, ठीक है। 4 लीटर्स आर रिमेनिंग नाउ, ठीक। तो क्या किया आपने बेटा, साधारण एडिशन किया, साधारण सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन ही आपने यहां पर किया। आ रही बात समझ में? तो बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, सिंपल डिवीजन कर सकते हो, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते, सिंपली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे ऊपर, ठीक है, मुझे किसी ने 5 न्यूटन फोर्स लगाया हमारे ऊपर, ठीक है। मुझे इस तरफ मेरे हाथ को पकड़ करके किसी ने 5 न्यूटन फोर्स से इस तरफ खींचना चालू किया, ठीक है बेटे। मेरे ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा है ना, कि कोई एक बंदा आया मुझे इस तरीके से खींचने लगा, तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस तरफ जाने लगूंगा। आ रही बात समझ में? तो हमारे ऊपर अभी कितना फोर्स लग रहा था, 5 न्यूटन लग रहा था, ठीक है भैया, 5 न्यूटन लग रहा है हमारे ऊपर। अब अगर सोचो कोई दूसरा बंदा भी आए, ठीक है, कोई दूसरा बंदा आए, अब 2 लोग मिल करके मुझे खींचने लगे, उसने भी 5 न्यूटन लगाया, अब कितना लगने लगा मेरे ऊपर, 5 + 5 10 न्यूटन लगने लगा। वेरी गुड। लेकिन अगर सोचो कि एक बंदा मुझे इस तरफ खींच रहा है और दूसरा बंदा मुझे इस तरफ खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा बेटा, मैं हिलूंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से मुझे बराबर फोर्स लगाए जा रहे हैं, मैं हिलूंगा ही नहीं इस बार। हरी बात समझ में? ठीक, क्या हुआ इस बार, 5 न्यूटन 10 न्यूटन नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ ना, इस बार नहीं हुआ, 0 हो गया, क्योंकि मुझ में कोई मूवमेंट अभी नहीं हो रहा है ना। इसने जो फोर्स लगाया और इसने जो फोर्स लगाया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। क्लियर है? दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो बेटे इस सिचुएशन में हमारा जो टोटल फोर्स है वो क्या हुआ, 5 + 5 10 नहीं हुआ, क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 5 + 5 0 हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था तो वो 5 + 5 मिलकर के 10 हो गए, अपोजिट में लगा तो इस बार क्या हो गया, 5 + 5 0 हो गए, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से अब अगर कोई मुझे एक इस तरफ खींचे और एक इस तरफ खींचे, तो सोचो मैं इस तरफ जाऊंगा या इस तरफ जाऊंगा, बताओ।
अगर आप प्रैक्टिकली ऐसा करके देख सकते हो, है ना। आपके दो छोटे सिस्टर्स या छोटे ब्रदर्स हैं, उनको बोलो एक आप इस तरफ खींचो मुझे, आप इस तरफ खींचो मुझे, आप किधर जाओगे बताओ। तो बेटा ना तो आप इधर जाओगे ना तो आप इधर जाओगे, आप देखना कि इस तरफ जाने लगोगे, है ना, बीच के डायरेक्शन में जाने लगोगे जिधर आपके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो क्या होता है बेटा, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर अगर ये चीज़ें समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे दूसरे ढंग से समझो, दूसरे ढंग से समझो। क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी है, एक कैटेगरी हो गया, और क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, ऐसी दूसरी कैटेगरी हो गई। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एक कैटेगरी है उन क्वांटिटीज की जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल दिया तो काम खत्म हो गया, हमें पूरी जानकारी मिल गई। लेकिन दूसरी ऐसे क्वांटिटीज की कैटेगरी है जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ जो है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब नहीं करता, ऐसी दूसरी कैटेगरी हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेटे बताओ यहाँ से आपका घर कितनी दूरी पर है, यहाँ से आपका घर कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे सपोज आप यहाँ से दापोली में रहते हो, तो दापोली के डिस्टेंस खेड़ से मान लो 25 किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस है सर। तो यहाँ से दापोली की डिस्टेंस 25 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर इज सफिशिएंट है, 25 किलोमीटर इज व्हाट मैग्नीट्यूड ओनली। हाँ, यहाँ पर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत हमें है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेटा अभी टाइम क्या हो रहा है, ठीक, अभी टाइम क्या हो रहा है, तो अगर आप अभी मान लो 11 o'clock हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे बेटा 11 o'clock हो रहा है। क्या इसमें मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है क्या कि सर 11 o'clock हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स अप, टुवर्ड्स डाउन, इस तरीके की कोई चीज़ हमें बोलने की ज़रूरत है नहीं। 11 o'clock सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पूछता हूँ कि बेटे आपका वज़न क्या है, आपका मास कितना है, तो आप क्या कहोगे, मान लो आप 60 kg के हो, आप बोलोगे सर मेरा मास 60 kg है। क्या इसमें कुछ और बोलने की ज़रूरत है, क्या इसमें हमें ये लगाने की ज़रूरत है कि 60 kg नीचे की तरफ, 60 kg ऊपर की तरफ, 60 kg बाएँ की तरफ, 60 kg दाएँ की तरफ, ऐसा कुछ भी बोलने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक, ओके। तो जो भी ऐसी क्वांटिटीज़ है बेटा जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन सारी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। उन सभी क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो बेटे इसे अगर हमें डिफाइन करना हो स्केलर क्वांटिटी को, वी विल से कि दोज क्वांटिटीज़ which have only magnitude, no direction are called scalar quantity, are called स्केलर क्वांटिटी। आगे बात समझ में, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटे। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो जैसा मैंने अभी बोला आपको, लाइक लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, एनर्जी एटसेट्रा, ये सब क्या है बेटा स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। स्केलर क्वांटिटीज जो भी होते हैं वो सिंपल एडिशन को फॉलो करते हैं या सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज आर solved by simple algebra,
ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमने अभी तक पढ़ा है वही काफ़ी है इसके लिए, स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है, अब सोचो बेटा, अब एक नेक्स्ट चीज़ सोचो। मान लो मैं कहता हूँ कि आज मान लो 21 जून है, मैं कहता हूँ कि ऑन 30 जून, ठीक है, 30 जून को मेरी मैरिज होने वाली है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी मैरिज होने वाली है आने वाले 30 जून को और मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने अगर आपसे सिर्फ इतना बोला कि मेरा घर जो है खेड़ से 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मेरा घर खेड़ से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, क्या आप मेरे घर तक पहुंच पाओगे? क्या आप मेरे घर तक पहुंच पाओगे? बोलो बेटे। तो ऑब्वियसली आप मेरे घर तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि 25 किलोमीटर चारों तरफ कहीं भी हो सकता है ना, खेड़ से चारों ओर 25 किलोमीटर, आपको पता नहीं किस तरफ जाना है, आपको डायरेक्शन नहीं पता, आपको डिस्टेंस तो पता है, लेकिन 25 किलोमीटर आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, यू आर नॉट स्पेसिफिक। तो इन दैट सिचुएशन आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आप मेरे घर तक नहीं पहुंच पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो पता चला तब तक शादी समाप्त हो चुकी है, खाना खत्म हो चुका है और आप भूखे ही लौट गए। ऐसा होगा आपके पास? क्यों? क्योंकि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं था। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी है। ठीक है, तो जब हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना पड़ता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। लाइक मैं अगर ऐसा कह देता 25 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट आना है आपको, तो बेटा ये 25 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड एंड टूवर्ड्स ईस्ट इज द डायरेक्शन। नाउ यू हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यू हैव टू फेस टूवर्ड्स ईस्ट एंड यू हैव टू ट्रेवल 25 किलोमीटर। जब आप ऐसा करोगे तो आप आसानी से एग्जैक्टली हमारे घर तक पहुंच जाओगे, है ना बेटा? नाउ यू हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक, तो यहां पर देखो मैग्नीट्यूड ओनली सफिशिएंट नहीं था, इसे डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। वेल, आ गया समझ में। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं कहता हूं कि मुझे मेरे फ्रेंड ने धक्का दिया, मुझे मेरे फ्रेंड ने धक्का दिया यानी मेरे ऊपर फोर्स लगाया, मैं किधर गिरूंगा? मैं बोलता हूं मेरे ऊपर मेरे दोस्त ने धक्का दिया, मैं किस तरफ गिरूंगा? तो बेटे आपके मन में तो सवाल आएगा, सर पहले ये तो बताओ कि धक्का किस ओर से लगा, है ना? पीछे से धक्का पड़ेगा तो मैं सामने गिरूंगा, मुझे सामने से धक्का पड़ेगा तो मैं पीछे गिरूंगा, मुझे लेफ्ट से धक्का मिलेगा तो मैं राइट में गिरूंगा, राइट से पड़ेगा तो लेफ्ट में गिरूंगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर आप को ये बताना जरूरी है कि फोर्स किधर से लगा। अगर आपको ये नहीं पता कि फोर्स किधर से लगा तो आप ये भी नहीं बता पाओगे कि आप गिरोगे किधर। क्लियर है ना? तो यहाँ अगेन देखो आपको क्या है, डायरेक्शन की ज़रूरत है ना बेटे? डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो देखो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, ऐसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उन सारी क्वांटिटीज़ को जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। आ रहा है कि नहीं? ओके, तो उन सारी क्वांटिटीज़ को जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उन सबको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब आगे सुनो बेटा, आगे सुनो। ठीक है भैया, आगे क्या देखा गया कि कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद वो वेक्टर नहीं है, उसके बावजूद वो वेक्टर नहीं है। ठीक, ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? तो फिर बाद में ऐसा सोचा गया कि ये दो पैरामीटर अकेले सफिशिएंट नहीं है ना? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना भी अकेले सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ तीसरा कंडीशन भी जोड़ दिया गया वेक्टर होने के लिए। और तीसरा कंडीशन जो था वो था बेटा कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए पहला, डायरेक्शन होना चाहिए दूसरा, और तीसरा जो मैंने बोला कि स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व हो जाते हैं।
बट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व नहीं होंगे, उसके लिए एक अलग मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, उसके लिए एक अलग ब्रांच है, उसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। उसे क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें जो एडिशन के नियम हैं, सब्ट्रैक्शन के नियम हैं, मल्टीप्लिकेशन के नियम हैं, वो सब टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। वो सिंपली ऐड नहीं होगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 2 + 2 4 होता था, 2 - 2 0 होता था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 + 2 4 भी हो सकता है, 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 0 से लेकर के 4 तक में कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो तीसरा कंडीशन क्या हो गया बेटा? जो वेक्टर को ऐड करने के स्पेशल टेक्निक्स हैं, वेक्टर को ऐड करने के जो स्पेशल तरीके हैं, ठीक है, वो भी उसे फॉलो करना चाहिए। अगर वो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तब हम उसे वेक्टर नहीं करेंगे। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? तो वी विल से a quantity which has magnitude, which have direction and which follows law of vector addition, we will call them vector quantity। तब हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को? ठीक है बेटे, चलिए वेक्टर क्वांटिटी की शुरुआत करते हैं अब हम। ठीक है बेटे, तो यहाँ से अपने को वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन मिल जाएगी। ऑल दोज quantities which have magnitude, direction and obey law of vector addition, laws of vector addition, laws of vector addition are called vector quantity, are called vector quantity। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया बेटा वेक्टर क्वांटिटी, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और उसके साथ साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, तब हम उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बहुत अच्छी बात है, इतनी चीज़ें हमें अभी तक समझ में आई। वेक्टर क्वांटिटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, velocity, acceleration, momentum, torque, etc। बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। ओके, तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हैं। प्लस आप जैसे जैसे आप क्वांटिटीज़ को पढ़ते चलेंगे वहाँ मैं बताता चलूँगा हर एक क्वांटिटी के बारे में कि ये क्वांटिटी स्केलर है, ये क्वांटिटी वेक्टर है, बल्कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर के बाद जब भी आप कोई क्वांटिटी देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि दैट क्वांटिटी इज़ स्केलर और दैट क्वांटिटी इज़ वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कतई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बात समझ में? तो बेटे जैसे मैंने बोला कि स्केलर मतलब क्या, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर यानी क्या, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और क्या कर रहा है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो भैया वो तो ना तो स्केलर में रह पाएगा ना तो वेक्टर में रह पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन भी है, तो स्केलर में फिट नहीं बैठता। उसके पास क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो ये वेक्टर में भी फिट नहीं बैठता। ठीक, क्लियर है? तो बेटे जैसा इंसानों में जो मेल में फिट नहीं बैठता, फीमेल में फिट नहीं बैठता, उसके लिए एक अलग कैटेगरी होती है, वैसा ही यहाँ पर ठीक है, जो स्केलर में भी फिट नहीं बैठता, जो वेक्टर में भी फिट नहीं बैठता, उसके लिए एक तीसरी कैटेगरी है, और वो कहलाता है टेंसर क्वांटिटी। क्या कहलाता है बेटा? टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है मेरी बात? इसे क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी।
तो टेंसर क्वांटिटी क्या हो गया बेटा? जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, दैट आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। ठीक, तो ध्यान से समझें, ऑल दोज क्वांटिटीज which have magnitude and direction but does not obey law of vector addition are called टेंसर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। तो बेटे ध्यान से याद रखना कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो किसी भी हालत में वेक्टर तो कतई नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी हालत में वो वेक्टर नहीं हो सकता। तो उसके बाद आपके पास बचते हैं या तो टेंसर या तो स्केलर। अगर ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर मारोगे, और अगर टेंसर नहीं है तो फिर स्केलर मारोगे। ठीक है, कई बार आपको टेंसर नहीं भी लिखा रहेगा। अगर टेंसर है ऑप्शन में तो आपको टेंसर मारना है, और अगर नहीं है तो स्केलर मारना है, क्योंकि वेक्टर तो हो ही नहीं सकता। वेक्टर को किसी भी हालत में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है? यस, ऐसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है, बट ये वेक्टरली ऐड नहीं होते। 5 + 2 है तो सीधा 7 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो बेटे आपको समझ में आ गया कि आने वाले 2 साल जो भी हम क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं वो 2 तरह के मिलेंगे हमें, या तो स्केलर मिलेंगे या तो हमें वेक्टर्स मिलेंगे। अगर स्केलर मिला उसके लिए हमें सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे हम सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं। बट जब वेक्टर आएगा भाई साहब, तो सर ने बोल दिया है कि जब वेक्टर आएगा ना तो उसके साथ आप सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा भाई कि वेक्टर के साथ ये सारे ऑपरेशन कैसे करें, एडिशन उसका कैसे करें, सब्ट्रैक्शन उसका कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, डिवीजन किससे करें। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए अपने को ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी संख्या है जो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ है जो वेक्टर है, और उनका जब भी आपको ऑपरेशन करना होगा, उनके साथ जब भी आप काम करोगे तो बिना वेक्टर के नॉलेज के आपके होगा नहीं। तो इससे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत 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 अच्छे से। इसके बिना आप बेटा मोशन नहीं पढ़ पाओगे, इसके बिना NLM नहीं पढ़ पाओगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ पाओगे आप, इसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ पाओगे आप, इसके बिना मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ पाओगे, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ पाओगे, ऑलमोस्ट आधा फिजिक्स नहीं पढ़ सकते आप इसके बिना। ठीक है, तो इसको करना ही है, इसको लगाना ही है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। क्या? ठीक है, तो इसको करना ही है, आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको। चलिए, तो अब बेटे चूंकि वेक्टर क्या है ना, वो अलग एक स्पेशल टाइप का क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो इसकी हर बात अलग होती है, इसकी हर बात अलग तरीके से दिखाई जाती है ना? क्लियर है? स्पेशल हो गया भाई, तो स्पेशल दिखाना पड़ता है इसे। तो हम बात कर रहे हैं बेटा सिंबल ऑफ वेक्टर, सिंबल ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर को अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, लाइक जैसे मैंने बोला फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर आप ऐसा एरो लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप? उसके ऊपर एरो लगाएंगे। लाइक मैंने कहा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या करेंगे? एरो लगाएंगे। या फिर इसका दूसरा तरीका है बाय बोल्ड लेटर। ठीक है, बोल्ड लेटर से शो कर सकते हैं। तो अपना राइटिंग के दौरान बोल्ड लेटर बनाना संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, बुक जो होता है, बुक में जो प्रिंटिंग होती है वो उसे
डार्क कर सकते हैं। तो बेटा बुक में अगर डार्क किसी चीज़ को दिखाया है तो भी आपको समझ जाना है कि बोल्ड लेटर से दिखाया है किसी चीज़ को तो वो वेक्टर है, या फिर एरो दिखाया तो वेक्टर है। तो हम अपने प्रॉब्लम्स में अक्सर उसे एरो से दिखाएंगे वेक्टर क्वांटिटी को। समझ गए क्या? तो सिंबल ऑफ वेक्टर क्या हो गया बेटा? तो ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड विथ ए वेक्टर क्वांटिटी is shown by an arrow on its head, ठीक है, और with bold letter, ठीक है। ये तरीका होता है किसी भी वेक्टर को दिखाने का। अच्छा, अब चूंकि आपको पता चल गया कि एक वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो सवाल उठता है कि ये मैग्नीट्यूड कौन सी चिड़िया का नाम है? किस चिड़िया का नाम है भाई मैग्नीट्यूड, है ना? क्या होता है मैग्नीट्यूड? आइए समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड वो चीज़ है बेटा जो स्केलर के पास भी होगा और वेक्टर के पास भी होगा, मैग्नीट्यूड। तो लाइक मैं कहता हूँ भाई कि आपका मास कितना है, आपका वजन कितना है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? लाइक आपका मास 60 kg है तो यू विल से 60 kg। उसमें से ये 60 क्या चीज़ है? नंबर है, और ये क्या चीज़ है? यूनिट है, दिस इज यूनिट। और ये क्या चीज़ है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटे इस फिजिकल क्वांटिटी में यानी कि मास में, है ना, मास में कितने यूनिट दिख रहे हैं आपको? 60 यूनिट्स, 60 यूनिट ऑफ मास है यहाँ पर। क्या है बेटा? यहाँ पर 60 यूनिट ऑफ मास है। तो किसी क्वांटिटी में जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। द नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। वेल अंडरस्टूड? क्लियर है बेटे? आ रही बात समझ में? तो इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट इन अ क्वांटिटी is called its magnitude, is called its magnitude। कोई दिक्कत? आपको समझ में आ गया बेटा मैग्नीट्यूड? किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं? दो अलग अलग चीज़ें हैं बेटा, मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ यूनिट्स और डायरेक्शन, जो डायरेक्शन शो करता है उसका, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेटे मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, magnitude of a vector is shown by modulus, ठीक है। magnitude of a vector is shown by modulus of that vector, modulus of that vector। क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ में? मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, उसमें निगेटिव वगैरह माइनस वगैरह नहीं हो सकता। मॉडुलस का मतलब आप समझते हो ना, मॉडुलस मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। लाइक जैसे कि फोर्स वेक्टर है, ठीक है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें दिखाना है तो इसे ऐसे दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। या फिर इसका दूसरा तरीका है एरो हटा दो, एरो हटा दो, सिर्फ एफ लिखा तो भी क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड हो गया। तो भी क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया। आ रही बात समझ में? दैट इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड। तो हाउ डू यू शो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? या तो आप उसे मॉडुलस करके लिखें या फिर उसका एरो हटा दें, ठीक है। विदाउट एरो सिर्फ लेटर लिखते हो तो दैट इज मैग्नीट्यूड ओनली। हाँ, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड को शो कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात समझ में आ गई बेटा? ओके। नाउ अगर मुझे किसी वेक्टर को डायग्रामेटिकली दिखाना हो, ओके, तो क्या करें?
चलिए आगे देखिए बेटा, अगर मुझे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सी, एक वेक्टर को आप लाइन सेगमेंट के थ्रू या एरो के, हाँ लाइन सेगमेंट विथ एरो दिखा सकते हो, ठीक है। कैसे दिखा सकते हो? लाइन सेगमेंट विथ एरो। तो ए वेक्टर कैन बी शोन डायग्रामेटिकली by a line segment with arrow in the direction of vector, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आप एक वेक्टर क्वांटिटी को दिखा सकते हो। इसमें से इसकी जो लेंथ होती है इस लाइन सेगमेंट की, वो आपको मैग्नीट्यूड बताता है। बड़ा लेंथ है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा? ज़्यादा हो गया। और ये जो एरो हेड है दैट इज डायरेक्शन, इट गिव्स यू डायरेक्शन। ये अगर ईस्ट साइड शो कर रहा है मतलब ईस्ट में डायरेक्शन है, अगर ये वेस्ट साइड शो कर रहा है तो वेस्ट में डायरेक्शन है, नॉर्थ साइड है नॉर्थ में डायरेक्शन है, ठीक। तो ये एरो का डायरेक्शन जिधर होगा वही आपके वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये तरीका होता है किसी भी वेक्टर को शो करने का। लाइक मैंने बोला बेटा कि आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अगर मैंने एक वेक्टर ऐसा बनाया और दूसरा वेक्टर ऐसे बनाया, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो आप देख पा रहे हो बेटा दोनों की लेंथ बराबर है ना, दोनों की लेंथ क्या है? बराबर है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। और दोनों का डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स ईस्ट है, दोनों का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, तो मैग्नीट्यूड भी बराबर, डायरेक्शन भी बराबर, ठीक। तो बेटे ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? सेम हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। क्या हो गए? इक्वल वेक्टर्स हो गए। आ रही बात समझ में? तो और अगर मैं बोलूँ कि भैया ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, तो क्या बोलोगे? सर मैग्नीट्यूड तो बराबर नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड तो बराबर नहीं है बट डायरेक्शन सेम है। इस तरीके से आप है ना वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? आ रही समझ में? तो इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली एक वेक्टर को समझ सकते हो या उसे दिखा सकते हो। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसे समझते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहला इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, देखो बेटे आप ये चीज़ तो समझ चुके हो कि वेक्टर यानी क्या? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो बेटे अगर दो वेक्टर को हमें इक्वल करना है तो हर चीज़ दोनों के पास इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी दोनों के पास इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन भी दोनों के पास सेम होनी चाहिए, तब दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो दो ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक। इफ द टू वेक्टर्स हैव equal magnitude and same direction then both are called equal vectors। आ रही बात समझ में? लाइक एक वेक्टर ए ऐसा है
और दूसरा वेक्टर b ऐसा है, तो देखो दोनों का लेंथ बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, दोनों का डायरेक्शन बराबर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। यहाँ पर ये दोनों वेक्टर इक्वल हो गए बेटा, ठीक है। आ रही बात समझ में। सेकेंड इज निगेटिव वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, निगेटिव वेक्टर्स। अगर मान लो बेटा ये एक वेक्टर है, वेक्टर a, ठीक है, दिस इज वेक्टर a। अगर आपने इसके डायरेक्शन को पलट दिया, मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं किया, आपने डायरेक्शन को क्या किया बेटा, पलट दिया, तो ये है ना, ये डायरेक्शन अगर प्लस था तो अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या ले सकते हैं बेटा, माइनस ले सकते हैं, है कि नहीं बेटा। अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, ठीक है। इसे माइनस ए वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर देते हैं, वो वेक्टर जो आएगा, डायरेक्शन के पलटने से जो वेक्टर आएगा, वो ओरिजिनल वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ओरिजिनल वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो बेटे नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया, if a vector is reversed without changing its magnitude, if a vector is reversed without changing its magnitude, then it is called negative vector of ओरिजिनल वेक्टर। आगे बात समझ में बेटे। तो कभी भी लाइक ये एक वेक्टर b है और मैंने बोला बेटा माइनस b वेक्टर बनाओ, तो आप क्या करोगे बेटे, है ना, इसको पलट दोगे। ये देखो लंबाई उतनी ही रखी, पलट दी, ये हो गया बेटा माइनस b वेक्टर हो गया, है ना बेटे, क्या हो गया, माइनस b वेक्टर हो गया। उसी तरीके से अगर मैंने बोला बेटे कि ये इस तरफ एक वेक्टर है a, है ना, मैंने बोला माइनस नेगेटिव वेक्टर बनाओ, ठीक है, तो पलट दो बेटे इसके डायरेक्शन को, ये हो गया माइनस a वेक्टर। क्लियर है, दिस इज माइनस ऑफ a वेक्टर। वेल, अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को। तो ये हो गया बात नेगेटिव वेक्टर की, और ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर। दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया बेटा। इसके अलावा नेक्स्ट है थर्ड नल वेक्टर, NULL, नल वेक्टर। क्या होता है ये, थर्ड टाइप नल वेक्टर। नल का मतलब क्या होता है बेटा, जीरो। नल का मतलब क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो बेटे एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो क्या कहलाता है, नल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। ए वेक्टर whose magnitude is zero is called null vector, ठीक है। आ रही बात समझ में। फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी बोला, है ना, अभी बोला कि मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, बिना मैग्नीट्यूड के वेक्टर कैसे बनेगा, ठीक है बेटा, बिना मैग्नीट्यूड के वेक्टर कैसे बनेगा। तो बेटे एक्चुअल में नल वेक्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट थ्योरेटिकली इसका सिग्निफिकेंस है। क्यों है, क्योंकि देखो ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, अगर इन वेक्टर्स को ऐड करने बोला जाए तो देखो क्या होगा, प्लस a वेक्टर माइनस a वेक्टर, क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा आपने एक चीज़ तो पढ़ रखा है कि सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड, सिमिलर क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो सिमिलर, है ना। तो आपको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से ये मिला ना, या दो वेक्टर को ऐड करने से ये मिला ना, है ना बेटे। तो बेटे जो रिजल्ट आएगा वो भी तो वेक्टर ही होगा ना, तो दिस इज ऑल्सो द वेक्टर ना, दिस इज ऑल्सो द वेक्टर, ऑल्दो इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो बट है तो वेक्टर, तो इसे हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। समझ गए क्या, तो दिस इज नल वेक्टर, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। ये समझ में आ गया अपने को। थर्ड हो गया बेटा। फोर्थ
कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर्स। को मतलब क्या बेटा? कॉमन। को मतलब क्या? कॉमन। लीनियर यानी लाइन। सेम लाइन में लाए होने वाले जो भी वेक्टर्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? कोलीनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। लाइक है ये इस तरीके के वेक्टर्स हैं, या फिर एक वेक्टर ए है ऐसा और दूसरा वेक्टर बी है ऐसा, ये दोनों सेम लाइन पर हैं, तो ये क्या कहला जाएंगे? कोलीनियर वेक्टर्स कहला देंगे। ठीक है। ऑल वेक्टर्स lying on same line are called collinear vectors। फिफ्थ, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है बेटे, यहाँ से भी नाम से ही समझ में आ रहा है, को मतलब कॉमन प्लेन, सेम प्लेन पर लाई करने वाले जो भी वेक्टर्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। ऑल वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। ऑल वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। ठीक है। सिक्स्थ, पैरेलल वेक्टर्स। अगर बेटे वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो वो सारे क्या कहला जाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स। ऑल वेक्टर्स हैविंग same directions are called पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है बेटा, इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल। क्या मतलब हो गया? ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसके बीच एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ये कैसा हो गया बेटा? ये और ये, इसके बीच में थीटा क्या होगा? 0। अगर ऐसे दो वेक्टर्स हैं तो ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ? एक इधर है बेटा तो एक इधर है ना? इनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इफ टू वेक्टर्स आर इन opposite directions they are called anti-parallel vectors। ओके। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा बेटे? 180 डिग्री। तो आज था बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर वेक्टर का। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, रिवाइज करते रहें और इंटरेस्ट बनाए रखें। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।